हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पी से फिजिक्स। देखिए, आज हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव तथा इसकी निरक्ष तथा अक्ष पर क्या क्या शर्तें होती है। ठीक है, ये इस टॉपिक के हम अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। लास्ट हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, इनको क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए, द्विध्रुव द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के इस निकाय को क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव। क्या कहा मैंने? मान लीजिए दो आवेश हैं। क्या है? दो आवेश है। एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। जब वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, कोई दूरी डी हो गई, तो ये उसका क्या कहलाएगा? ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? इस सिस्टम निकाय को क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब कहने का मतलब द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, आवेशों नहीं, आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, क्लियर? मतलब समझने वाली बात ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। ठीक है, तो क्या होता है? वह इन दोनों के मध्य, स्मॉल पी से, चाहे ऐसे लिख लो, वो भी स्मॉल पी था। ठीक है, द्विध्रुव क्या होता है? आवेश का परिणाम, सिर्फ आवेश। ठीक है, आवेश का परिमाण गुणा उनके मध्य दूरी। क्लियर? तो पी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? पी वेक्टर में लिखना चाहे तो वेक्टर बात बताएंगे, पहले देखिए ऐसे देख लीजिए अदिश रूप में। पी इक्वल टू हो गया आवेश का परिमाण, यानी प्लस ले लो चाहे माइनस, परिणाम लेंगे तो मोड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है, इनके बीच की दूरी मैंने कितनी ली है? 2a ली है, तो इंटू 2a। यहाँ पे 2a लेने का भी एक रोल है, अभी से जस्ट बाद में ये बताता हूँ क्या होता है 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? p इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये हमारा क्या कहलाएगा? इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है? द्विध्रुव एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। अच्छा, तो पी वेक्टर लिख देता हूं मैं इसको। क्या लिख देता हूं? पी वेक्टर। अब सदिश राशि होगा तो हमें दिशा चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? दिशा चाहिए होगी। तो जिसकी दिशा क्या होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। अगर इधर माइनस क्यू है तो डायरेक्शन इधर होगी, किसकी? पी कैप की, क्योंकि एकांक सदिश लेना पड़ेगा। दिशा कौन बताता है? सदैव एकांक सदिश। तो क्या हो गया? क्यू इंटू 2a इंटू पी कैप। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a इंटू पी कैप। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हमारा पी कैप एकांक सदिश हो ही गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। ठीक है, अब देखिए, हमने फॉर्मूला बना लिया। अब इसके बाद में आता है इसका मात्रक। क्या होगा? मात्रक। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये क्या है? चार्ज। चार्ज का मात्रक होता है कुलाम। क्या होता है? कुलाम। और 2a क्या है हमारी? है कि उनके मध्य की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या हो गया? कुलाम मीटर। v में सूत्र पूछ ले तो इसका v में सूत्र, तो देखिए v में सूत्र अगर आपको पूछ ले तो हमें पता है चार्ज का v में सूत्र होता है a1 t1। ठीक है, a1 t1। और दूरी का क्या होता है? l1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? m0l1t1a1। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? v में सूत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव का अक्ष या निरक्ष। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारा एक द्विध्रुव हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2a क्यों मानते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, तो जो इनके आवेश को मिला को केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी, केंद्र इसका O। ठीक है, O हो गया तो केंद्र इसको दो भागों में विभाजित करेगा, एक तो A, दूसरा वाला A। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसलिए A नहीं लेते, वरना a/2 लिखना पड़ेगा। आप उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। ठीक है, तो दोनों आवेशों के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसका अक्ष कहलाती है। उसकी क्या कहलाता है? अक्ष कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, तथा केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा, लंबवत गुजरने वाली रेखा, ऊपर हो चाहे नीचे कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं इसका निरक्ष। क्या बोलते हैं इसका? निरक्ष बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमें आघूर्ण की पता ही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी इस तरफ हो जाएगी पी कैप, यानी माइनस की तरफ से निकलेगी। उसमें भी माइनस की तरफ से निकली थी ऊपर। ठीक है, इसमें माइनस इधर था तो इधर हो गई डायरेक्शन, इसमें नीचे है तो इधर हो जाएगी डायरेक्शन। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक अपना द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव। तो माना ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया मेरा बी। क्लियर? ये इसका सेंटर हो गया ओ, यहां पर हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज, यहां पर हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता है, माइनस से होगी
प्लस की तरफ, तो हमारी ये हो गई डायरेक्शन पी कैप। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये हमारी दूरी पूरी होती है 2a। कितनी होती है? 2a। ठीक है, तो मैं नीचे लिखता भी जाऊंगा साथ साथ में, पहले पूरा डायग्राम कंप्लीट। ये 2a। ठीक है, तो केंद्र a तक यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? स्मॉल a और स्मॉल a लिख सकते हैं इसको। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब मैंने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ P। क्या मान लेता हूँ? पॉइंट P, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है? R। कितनी है? R। ठीक है, अगर मैं बिंदु B से देखूं तो यहां से लेकर R, और ये कितनी है? A, तो ये कितनी हो जाएगी? R माइनस A। ठीक है, पूरी R है, R में से A हटा दी तो ये बचेगी R माइनस A। क्लियर? ठीक है, और बिंदु A से देखो तो कितनी हो गई? यहाँ तक R है, यहाँ तक, और ये इतनी क्या है? A है, तो कितनी हो जाएगी? R प्लस A। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ठीक है ना? देखिए, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, ये पी कैप की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2a है, आधी आधी रहेगी, ये a हो गई, ये भी a हो गई। ठीक है, केंद्र से किसी बिंदु p की दूरी r है। ठीक है, अगर b बिंदु से देखेंगे तो r माइनस a हो जाएगा, a बिंदु से देखेंगे तो r प्लस a हो जाएगा। अब देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धनात्मक आवेश के लिए क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है? बाहर की तरफ होती है। होती नहीं होती? आपने उसमें पढ़ा होगा, विद्युत बल रेखाओं के अंदर बाहर की तरफ दिशा होती है। ठीक है, और ऋणात्मक के लिए किसके लिए हो जाएगी? ऋणात्मक के लिए ई माइनस क्यू की दिशा क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ दिशा बताइए, अंदर की तरफ क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र लगेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए अब मैं सारी इसकी क्या लिख देता हूँ, जो ये अभी लिखी है एक दो वैल्यू, ये सारी नीचे पुट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई माइनस क्यू निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू या फिर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्यू आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्यू आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर, तो आर कहाँ से लेंगे? माइनस क्यू कहाँ है? यहाँ पर ए बिंदु पर है, तो ए बिंदु के लिए दूरी कितनी है? ए से पी की, आर प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और दिशा कहाँ लेंगे? देखो, माइनस क्यू की दिशा कहाँ थी? ऑपोजिट थी किसके? पी के ऑपोजिट थी। ठीक है, पी से ऑपोजिट थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस पी कैप। कितना आएगा? माइनस पी कैप। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह ई प्लस क्यू निकालू तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्यू का क्यू आ जाएगा, आर माइनस ए था, प्लस क्यू के लिए यहाँ से था बी पी, बीपी की वैल्यू है आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्यू की दिशा पी के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का पी कैप, समीकरण नंबर 2। कितना आ जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर हम बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से ई वेक्टर इक्वल टू ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? देखो, दोनों को प्लस करेंगे, कॉमन जो आएगा वो मैं पहले ले लेता हूँ। दोनों को जब इसको प्लस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस, तो इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसको मैंने ले लिया बाहर। क्या कर लिया? बाहर। ठीक है, क्यू भी दोनों में है, तो क्यू भी क्या कर लिया मैंने? बाहर। माइनस पी भी है और प्लस पी है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 1/, पहले प्लस की रखनी है तो ये 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/r, इसका माइनस आ गया ना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के आगे आ जाएगा माइनस, माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रेकेट 1 पी कैप। इतनी बात आई समझ में? क्लियर? देखो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया। ठीक है, ई प्लस क्यू पहले रखना है, तो ये रख दिया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका माइनस था इसलिए यहाँ पे आगे इसको बाहर निकाल लिया, तो आ गया माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पी कैप दोनों में था, कॉमन ले लिया, वो भी पीछे लिख दिया बाहर की तरफ। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम। देखिए, जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, आर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको नीचे वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो आर माइनस वाला हट जाएगा, बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस नहीं सॉरी माइनस, सिमिलर इसके अंदर ये हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे हट जाएगा, बच गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद पी कैप। ठीक है, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर। क्या करना है आपको? पहले ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। माइनस इसका करेंगे तो क्या होता है? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ब्रैकेट के अंदर चलता है ना, ब्रैकेट लगाते हैं कि बार माइनस है। ठीक है, पी कैप का पी कैप अपॉन
आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर है, ये माइनस का होगा, अंदर जाके ये तीनों उल्टे चिन्ह हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों माइनस के और ये प्लस का। ठीक है, तो ये आर प्लस का, ये माइनस का होगा, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। मैं कैंसिल आउट करता जा रहा हूँ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये भी अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से कितना हो जाएगा, 2 ये रहे 2 ये रहे, तो कितने हो गए 4 ए आर। ठीक है, यहाँ पे बी कैसे लिख दिया गलती से, ए आएगा यहाँ पे, तो 4 AR। और नीचे देखो इसके एक बार स्क्वायर भूल जाओ, क्या बोलो स्क्वायर भूल जाओ, इसको सिर्फ ऐसे समझो आर माइनस ए आर प्लस ए। तो क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर इंटू पी के। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और फिर टोटल का स्क्वायर दे रखा है, तो इसके भी क्या लगा दिया स्क्वायर। अब आप कहोगे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कैसा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो आर स्क्वायर इसको दो बार लिख सकता हूँ मैं, आर माइनस ए, इसको आर प्लस ए। ठीक है, तो उसको कंबाइन करके वैसे फॉर्मूला बना लो, या फिर आपको ऐसे डायरेक्ट आता ही है, मैथ वाले स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। कितने देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बात ध्यान देने वाली सबसे बड़ी ये है कि डायग्राम में अगर आपने देखा हो तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है ए। ठीक है, तो क्या होगा, आर बहुत बड़ा है ए से। ठीक है, आर बहुत बड़ा है ए से। चलिए देखते हैं डायग्राम में कहा। तो देखिए जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ए इतना छोटा सा है और हमारा आर इतना बड़ा है। ठीक है, ए इतना छोटा सा है, आर इतना बड़ा है, तो आर की तुलना में ए क्या है, बहुत ही छोटा है ना। आगे आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो क्या हो जाएगा, आर बहुत बड़ा है ए से। ठीक है, तो आर बहुत बड़ा है ए से, तो आर का भी मैं स्क्वायर कर दूं तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर से बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर मान लो मैं अगर बहुत बड़ी संख्या में से कुछ छोटू सा हिस्सा निकाल दूं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो वही इसका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम किसके बराबर मान लेंगे, आर स्क्वायर के ही बराबर मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में इसका मान पुट करेंगे, समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर हटा देंगे, हम क्या मानेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आर की पावर 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, आर की पावर। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन या फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट इनटू में आएगा हमारे 2 AR अपॉन आर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4। आर की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू पी कैप आ जाएगा, इंटू पी कैप। अब ये 4 है, यहाँ पे 1 है, तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आर की क्यूब इंटू आर, या फिर सीधा आपको काटना आता है तो सीधा काट दो। कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a, ऊपर एक आर की पावर 1 है यानी आर है, और नीचे आर की पावर 4 है, तो नीचे कितना बचेगा, आर की पावर 3 ब्रैकेट 1 पी कैप। कितना हो जाएगा, ब्रैकेट 1 पी कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म में लिखना है। किसकी टर्म में लिखना है, द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 था, सॉरी हाँ 4 था, यहाँ पे 4 था। द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म में लिखना है, और द्विध्रुव आघूर्ण हमारा p इक्वल टू कितना होता है, p वेक्टर इक्वल टू होता है q इंटू 2a इंटू पी कैप। ये होता है q इंटू 2a इंटू पी कैप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, q हमारे पास है 4a को लिख लेंगे 2a, और पी कैप भी हमारे पास है, तो क्या करूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा, 2 बाहर ले लूँ और q इंटू 2a पी कैप लिख लूँ। ठीक है, तो देखो q q 2a और 2 4a। ठीक है, पी कैप बनेगा, और नीचे हमारा कितना चल रहा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। तो हमारा ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी कैप की जगह क्या आ जाएगा, पी वेक्टर, पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, पी वेक्टर। तो 2 पी वेक्टर अपॉन आर की क्यूब, साथ में क्या चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। यही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ तक आपको सोल्व करके आना ही पड़ेगा। तो अभी हमने निकाली है द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करेंगे निरक्ष के ऊपर, किसके ऊपर, निरक्ष के ऊपर। और निरक्ष क्या होता है वो देखिए, क्या होता है अभी आपको बताया था। तो मान लीजिए ये हमारा एक द्विध्रुव है, क्या है हमारा द्विध्रुव है, जिसकी नाम दे दिया हमने ए बी। ठीक है, ए बी, यहाँ पे हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। बीच की दूरी कितनी लेंगे इसकी, 2a। कितनी, 2a। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ओ मान लिया, इसका सेंटर कितना हो गया, ओ। ठीक है, अब इससे लंबवत जो गुजरेगी, ठीक है, इससे जो लंबवत जो गुजरेगी वो इसका क्या कहलाएगा, निरक्ष कहलाएगा। ये क्या होगा, इसका निरक्ष हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई बिंदु क्या है हमारा, P है। क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे बिंदु P है, जिसके ऊपर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ से लेके इसको जब मिलाता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस क्यू, और माइनस क्यू के लिए हमारी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ई माइनस क्यू कहाँ हो गया, अंदर की तरफ हो गया, कहाँ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। और जब इसको बी से मिलाता हूँ, किससे मिलाता हूँ,
बी से मिलाता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, ई प्लस क्यू के लिए बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसके लिए कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। देखो इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। ठीक है, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि यहाँ से अंदर की तरफ आ रही, बाहर तो जा ही नहीं सकती, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको रखेंगे अंदर की तरफ। और ये बाहर की तरफ जा रहा है तो मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया है बाहर की तरफ। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको कहाँ से क्या मानते हैं, यहाँ से ओ से पी बिंदु की दूरी मानते हैं आर। कितनी मान लेते हैं, आर। कितनी दूरी पे स्थित है, आर दूरी पे स्थित है। देखिए अक्ष में भी यही माना था, आर दूरी पे, इसमें भी कितना माना है, आर दूरी पर इसको माना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। ठीक, अब देखिए इसके अंदर आर दूरी पे जब ये स्थित है तो इसके अंदर जो कंपोनेंट आएंगे, देखो तो अब जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ ये कौन सा है, ई प्लस क्यू, तो इसका लंबवत घटक देखेंगे वो कौन सा होगा, लंबवत। लंबवत होगा साइन घटक। कौन सा होता है, साइन घटक। साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो दो घटक होंगे, एक तो अगर ई प्लस क्यू के लिए देखूँ तो बाहर की तरफ बनेगा, बनेगा नहीं, तो ये हो गया ई प्लस क्यू साइन थीटा। कितना हो गया, ई प्लस क्यू साइन थीटा। और ये माइनस क्यू है, इसके लिए अंदर की तरफ होगा तो क्या हो गया, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो इसके दो लंबवत घटक हो गए जो एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, क्या है, विपरीत दिशा में स्थित है। अब अगर हम बात करें कोस घटक की, जो इसके क्षैतिज तल के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी इस तल के अकॉर्डिंग बनेगा, वो बनेगा इस तरफ। और इसमें दोनों आएंगे, दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर की तरफ है। इधर नहीं है ना, दोनों की डायरेक्शन देखिए उस तरफ है, क्षैतिज के इस तरफ है। ठीक है, बाईं तरफ है, तो दोनों घटक कौन सी तरफ आएंगे, बाईं तरफ ही आएंगे। तो इनकी दिशा कौन सी होगी, समान होगी। तो ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा, दोनों की दिशा कौन बताएगा, ये सेम बताएगा। ठीक है, इस तरफ ही बताएगा, दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। देखो डायग्राम पूरा समझ में आ गया हो तो हम इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। करना वही है, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हमें उसकी दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बीच की दूरी काम आती है। ठीक है, तो अगर माइनस क्यू से निकालूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एपी की पता होनी चाहिए। और प्लस से निकालूंगा तो किसकी पता होनी चाहिए, बीपी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एपी की जब वैल्यू निकालता हूं तो मैं क्या लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज ये ले लेता हूं, ये ले लेंगे। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसके अंदर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये एपी क्या हो गया, सबसे बड़ी वाली भुजा हो गई, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। और कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर एपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो एपी की वैल्यू निकालनी है, ओ ए की वैल्यू में पता है ये 2 है, तो ये कितना होगा ए, और इसकी वैल्यू कितनी है आर, कितनी है आर। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर एपी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर और ओपी की वैल्यू भी क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए कि सिर्फ एपी की, किसकी, एपी की। ठीक है, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर रख लो, अगर एपी की चाहिए तो एपी रख लेंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर के अंदर इसकी वैल्यू ले लेते कितनी आती है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और देखिए बीपी भी इसके बराबर ही आएगा, बीपी का स्क्वायर भी इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू कितनी है, ए है, और ये भी कितनी है, आर। समान त्रिभुज है तो इसके अंदर क्या आएगा, बीपी का स्क्वायर। हमारे पास एपी का स्क्वायर आ गया और बीपी का भी स्क्वायर आ गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितनी दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे ई प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से, बी बिंदु से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या लेंगे, बीपी का स्क्वायर, और बीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, ये ले लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, हो गया। तो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलर हमारा क्या आएगा, ई माइनस क्यू आएगा, और ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया कि ई प्लस क्यू बराबर किसके हैं, ई माइनस क्यू के। ई प्लस क्यू किसके बराबर हो गया, ई माइनस क्यू के बराबर हो चुका है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। समीकरण 2 और 3 देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, सेम। ठीक है, अब देखिए जब हम परिणामी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू होगा ई प्लस क्यू वेक्टर और ई माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, क्लियर इतनी बात। लेकिन होगा क्या इसके अंदर, ये इसके घटक के रूप में हमने अलग अलग निकालेंगे। तो ई प्लस क्यू वेक्टर हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और सिमिलर इसी तरह क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू सोस थीटा एंड ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको निरक्ष वाली रेखा के ऊपर बता दिया है, जो साइन थीटा घटक है वो एक दूसरे के विपरीत है। यानी हमें पता है कि ई प्लस क्यू अभी प्रूफ किया इक्वल टू है ई माइनस क्यू के वेक्टर के। ठीक है, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस दोनों बराबर है, तो मैं इसको सबको प्लस में कर लेता हूँ। तो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, 2 ई प्लस क्यू साइन थीटा और 2 ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन जो इन दोनों के घटक है वो एक ही दिशा में होने की वजह से, साइन के घटक एक ही दिशा में है।
ठीक है, ऊपर है और नीचे विपरीत दिशा में है, साइन घटक और कोस ए की दिशा में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा बचेंगे तथा जो साइन घटक है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ई इसके साथ जो वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत दिशा है, तो इनका परिमाण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे न लिखने की बजाय आप डायरेक्ट इन सबको छोड़ भी सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं कि उसको घटक के रूप में, किसके रूप में, घटक के रूप में, तो ई वेक्टर इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि साइन घटक विपरीत दिशा में है, ऊपर और नीचे, तो जितना आप विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लगाएगा उतना ही कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, जो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये आने के बाद हमें पता है ई प्लस क्यू किसके बराबर है, ई माइनस क्यू के, तो ई वेक्टर इक्वल टू आ गया ई प्लस 2e+q कॉस थीटा, ठीक है, इंटू पी कैप साथ में लेना है क्योंकि डायरेक्शन ले रहे हैं, तो पी कैप इनके अंदर, दोनों के अंदर लगा सकते हो पी कैप, ठीक है, डायरेक्शन की वजह से वो कैंसिल आउट हुए थे, वरना वो भी क्या थे, इक्वल ही थे। अब देखिए इसके अंदर 2 आ गया, ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा पी कैप, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, देखो ई प्लस क्यू की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट करी थी, वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे उससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ओ ए, देखो ये ट्राइंगल लेंगे ओ ए पी, ठीक है, यहाँ पे एंगल मान लिया थीटा, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, कर्ण हमारा है एपी, आधार है हमारा ओए, यानी cos थीटा बराबर आ गया ओए बट्टा एपी, ठीक है, तो ओए की वैल्यू कितनी है ए, और एपी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी नीचे, एपी की वैल्यू आई थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इसका क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, तो एपी की वैल्यू हम रखेंगे तो इसके अंदर क्या रखेंगे, 1/2 या अंडर रूट भी रख सकते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगा cos थीटा की जगह, ठीक है, देखो जैसे वैल्यू पुट करी यहाँ पे क्या लिख दिया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू पी कैप, ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव की फॉर्म में लिखेंगे, द्विध्रुव आगुण क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a इंटू पी कैप, होता नहीं होता, यही होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्यू को बाहर निकाल लेता हूँ, 2a एक साथ लिख लेता हूँ, और पी कैप ऐसे लिख सकते हैं ना, चाहे 4 × 5 करो या 5 × 4 करो, वैल्यू तो 20 आनी है ना, तो वही बात इसके अंदर है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है 1, तो 1 और ये कितना है 1/2, दोनों सेम है, तो आधा सेम हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, या फिर आप लगा सकते हो ए की पावर m इंटू ए की पावर n वाला फॉर्मूला, तो m प्लस n, बात वही है कि आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, क्या होती है, घाते जुड़ जाती है, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2, यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला होगा निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालने का द्विध्रुव की सहायता से, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो और कर लेते हैं, और उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट। देखिए बात करें हमारे लास्ट और आखिरी टॉपिक की, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, तो ये हमारा हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, तो हमने मान लिया ये हमारा प्लस चार्ज हो गया, ये हमारा हो गया माइनस चार्ज हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लस चार्ज हो गया, ये हमारा हो गया माइनस चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस चार्ज ले लिया है और ये क्या ले लिया है, माइनस चार्ज, ठीक है, तो अब इनकी जब हम दिशा निकालेंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस की तो दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, किधर हो जाएगी, इधर की तरफ, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 2a, ये इसका क्या हो गया पॉइंट o, ठीक है, और जब इसके साथ ये तल के साथ ये एक लंबवत दूरी हो गई जिसका नाम दे देंगे हम b पॉइंट, p नहीं सॉरी p दे देते हैं क्योंकि ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी इस तरफ, p कैप की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, तो p कैप की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, तथा इसके द्वारा बल लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई, इसके द्वारा लगेगा माइनस क्यू ई, ठीक है, तो अब देखिए दोनों बल परिमाण में समान होंगे, दिशा में भले ही विपरीत होंगे, तो क्या होंगे, ये यहाँ से अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये इधर लगेगा ये इधर लगेगा, ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा रोटेट हो जाएगा और ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों बल समान होने के कारण इनके मध्य क्या हो जाएंगी, ये सरेखी हो जाएगी, स्थानांतरित गति तो करेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं ये बी पॉइंट उठ के यहाँ जाएगा ए पॉइंट यहाँ जाएगा, दोनों क्या करेंगे, स्थानांतरित गति नहीं करेंगे बल्कि एक सरेखी हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या लगेगा, हमारा जो बल आघूर्ण निकलेगा, टॉर्क निकलेगा, उसको लिखते हैं बल आघूर्ण को टो से, टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणा लंबवत दूरी,
ठीक है, बल गुणा लंबवत दूरी होगी तो बल का मान तो कितना है F इक्वल टू क्यू ई, और लंबवत दूरी हम निकालेंगे तो लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, ये वाली लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी ये लंब हो गया। ठीक है, और हमें वैल्यू पता है कर्ण की। ठीक है, तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध किसके बीच में होता है, साइन थीटा के बीच में। किसके बीच में, साइन थीटा के बीच में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा कितना है बीपी अपॉन कर्ण कितना है ए बी। तो बीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू बीपी की वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि कितनी होती है, दो आवेशों के मध्य 2a। तो बीपी इक्वल टू आ गया 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे, 2a साइन थीटा। तो हमारा टो इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको p की वैल्यू दिख रही होगी, इसको लिख सकते हैं q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सदिश गुणन को। तो टो वेक्टर इक्वल टू हो गया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या हो गया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन मीटर। क्लियर इतनी बात। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर आप कंडीशन 2 लगा सकते हैं। पहली कंडीशन जब थीटा कितना हो आपका 0 डिग्री, कितना हो थीटा कितना हो 0 डिग्री। तो 180 तो होगा नहीं क्योंकि ये सरेख हो सकते हैं, तो सरेख हो गए तो दोनों या तो एक डायरेक्शन में आ जाए, 0 हो जाए, या फिर 180 डिग्री हो जाए। जब आपका थीटा 0 डिग्री आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो टो इक्वल टू होगा पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। दूसरी वैल्यू आप जब निकालते हो इसके अंदर तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180, तो टो इक्वल टू हो गया पी ई साइन 180, पी ई साइन 180। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और तीसरी अगर आप वैल्यू पुट करते हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कितनी होगी टो इक्वल टू पी ई। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट चैप्टर मैंने डिफाइन कर दिया, एक भी टॉपिक इसके अंदर ऐसा नहीं है जो छोटा हो, सिवाय उसको कौन सा, जो घर्षण द्वारा जो विद्युत प्रेरण उत्पन्न किया जाता है, वो छोटा सा एक टॉपिक था, वो स्टार्टिंग में नहीं करवाया है, और वो उसमें से एग्जाम में बहुत कम चांसेस है। ठीक है, जो अभी ये लास्ट टॉपिक पढ़ा है ये, और इससे जस्ट ऊपर वाला निरक्ष वाला, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छी तरह पढ़ लेना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।